अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल प्लेटफार्म में खुश आमदीद। मैं हूँ माहम। आज हम पढ़ेंगे नावल किस्मत की आखिरी किस्त अज़ कलम राहीरा खारज़ादी, लास्ट एपिसोड। किस बात की माफ़ी, कोई हमें बताएगा कि आखिर ये क्या तमाशा लगा रखा है एहराज? दादा जान भड़क उठे कि इनके घर में क्या हो रहा है। इनको मालूम नहीं या ये बच्चे होने नहीं दे रहे? इनकी बात पर एहराज का सांस खुश्क हुआ कि न जाने सब सुनने के बाद वो लोग क्या फ़ैसला करेंगे। हर वो भी एक फ़ैसला ले चुका था कि रमल को ख़ुद से अलग नहीं करेगा, पर अपनी की माफ़ी ज़रूर मांगेगा। आप दोनों को सुनाई नहीं दे रहा? बेजालाट प्यार ने आप लोगों को इतना खुदसर बना दिया है कि क्या करते फिर रहे हो या क्या चल रहा है? आप दोनों में किस बात की माफ़ी तलाफ़ी हो रही? हमें बताना मुनासिब नहीं समझा? इस घर में हम बड़े हैं, आप नहीं। इस बात को जहन नशी कर लें। दादा जान गुस्से से गरज रहे थे। इनकी बात पर दोनों को गलती का एहसास हुआ, पर अब क्या फ़ायदा? मैं बताती हूँ दादा जान। रमल एहराज पर गुस्से भरी निगाह डालकर सबकी तरफ पलटी, जो अब सब सुनने के मुंतज़िर थे। दादा जान, आपी की डेथ जो हुई वो दरअसल प्लान था, साहिल का और सना का। उन्होंने ही मारा है आपी को। और फिर रमल इनके लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ते चेहरे देखकर रोती सब कुछ बताने लगी। मनाल की डेथ, रमल पर इल्ज़ाम, एहराज की नफ़रत, घर से बाहर मजबूरी में जाना, एहराज का जुल्म, अंजब से दूर रहने का हुक्म, साहिल का दोबारा आना, रमल को बुलाना, सच बताना, सना पर, एहराज पर सना का इल्ज़ाम, और फिर वीडियो का सामने आना, रमल का बेकसूर होना, एहराज का पछताना। रमल ने आंसू बहाते लफ्ज़ ब लफ्ज़ सारी बात इनके गोश गुजारी। ये सब सुनने के बाद सब अपनी अपनी जगह जैसे मुंजमद हो गए। मनाल का दुख बढ़ गया, रुखसाना बेगम का दिल कट रहा था। यही हाल सुल्तान साहब का भी था। फिर रमल पर इल्ज़ाम और इसका 5 साल तक दूर रहना, अकेले इस इल्ज़ाम को झेलना, सब कैसे बर्दाश्त किया इसने? ये सोच आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। दादी जान ने तड़प कर रुखसाना बेगम को खुद में भींचा। एहराज भी शर्मिंदा सा सर झुकाए खड़ा था। एहराज, हमें ये उम्मीद नहीं थी। बदगुमानी में इतना गिर गए आप। ये भी नहीं देखा, ना सोचा कि एक बहन अपनी बहन को कैसे मार सकती है। आपकी अकल पर हमें अफसोस हो रहा है। आलम साहब गरज उठे। बाबा, वीडियो में वो लड़की बिल्कुल रमल ही लग रही थी, और आखिरी बार मनाल ने भी रमल से बोला था। मुझे लगा वो कहना चाहती है कि रमल ने इसको मारा है, जबकि वो ये कहना चाह रही थी कि रमल बेकसूर है। इतनी सी बदगुमानी में इतना कुछ हो गया। मैं मानता हूँ मेरा कसूर है, पर मैं क्या करता? जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। आप सब भी देखते तो यही एक्शन लेते। यही बात सोच सोच कर मैं भी पागल हो गया था कि इसने मनाल को क्यों मारा। जब मुझे इंस्पेक्टर ने बताया कि आपकी बीवी को मारा गया है और मुजरिम आपके घर में है, मैं इसे गिरफ़्तार करना है, ये सब सुनते आप ये जान नहीं सकते कि मुझ पर क्या बीती। मैंने वीडियो देखकर अपने दिल पर जबर करते ये केस यहीं बंद करवाने का कहा और रमल को बाहर भेजने पर मजबूर कर दिया। अगर ये सामने रहती तो जो दुख मुझे मिला था, मेरी नज़र में कसूरवार थी, कोई बईद न थी, मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता। एहराज ने सबको सच बताया। अब सच सामने आ चुका है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। एक फ़ैसला मैंने माना था आप सबका, अब एक बीरा आपको मानना होगा। रमल एहराज को नफ़रत भरी निगाह से देखकर बोली कि रुखसाना बेगम ने झटके से सर उठाकर इसको देखा, फिर अपने शोहर को। इसी लम्हे सुल्तान साहब ने भी हाँ में गर्दन हिलाई कि रमल को इसका फ़ैसला करने का पूरा हक है। मेरे साथ नहीं रहना, मत रहो, पर अपना नाम मेरे नाम से अलग करने की गलती मत करना। वो आगे कहता कि पुलिस स्टेशन से मुसलसल कॉल ने इसके बाकी अल्फाज में ही रह गए जब वो सबको एक नज़र देखकर इसके सामने आया।
फजूल सोचना बंद करो, आकर बात करते हैं। वो रमल का गाल छूकर कहता जल्दी से बाहर निकल गया। इसके जाते ही रुखसाना बेगम खुद को संभाल कर उठी और रमल को खुद में भींच लिया। हमें माफ़ कर दो, हम कैसे माँ बाप हैं जो औलाद का दुख नहीं समझ पाए। वो रमल को चेहरा चूमती बोली, बारी बारी सब इससे मिले। बच्चे आप क्या चाहती हो, जो मेरी गुड़िया का फ़ैसला होगा वही हमारा होगा। सुल्तान साहब रमल को सीने से लगाए बोले, बाबा मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे डर लगता है, नफ़रत हो गई है। बेटा वो बात क्लियर हो गई है, एहराज ने माफ़ी मांग ली है, इसने हमें सब बताया है। मेरे ख़्याल में आपको फ़ैसला बदल लेना चाहिए। ज़ुबैदा बेगम बेटे की हिमायत में बोली, नहीं ताई अम्मी, जब मैं कहती रही तब उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अगर वो उस वक्त मुझे ये वीडियो दिखाते या बात बताते तो आज ये सब ना होता। ठीक है, हम आपके साथ हैं, दादा जाने इसके सर पर हाथ रखते बोले। इसे भी सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे 5 साल आपसे नफ़रत करके आपको सज़ा दी। अगर आप रहना चाहती हो तब भी पहले इसे सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं रहना चाहती तब भी। सब ने तायद की। मैं और अंजब कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहते हैं एहराज से। अंजब मेरे साथ जाएगा। जिस तरह वो मुझे दूर रखने का कहता था, अब मैं इसे तड़पाऊँगी। मैं सोचूँगी कि मुझे अब इसके साथ रहना है या नहीं, पर प्लीज़ इस बार मुझे कोई फ़ोर्स ना करे। रमल आंखें साफ़ करती बोली। सब ने मुस्कुराहट दबाई। इनको रमल का फ़ैसला ठीक लगा, पर वो जानते थे कि रमल सिर्फ एहराज से दूर रहकर इसे एहसास करवाना चाहती है। बाकी आज़ादी का या रिश्ता ख़त्म करना तो बात की बात है। ठीक है बेटा, जैसा आप चाहो। मामा मामा, रमल आंखें साफ़ करती अंजुम की जानिब पलटी। जब वो आंखें मसलता सबको देखने की कोशिश कर रहा था। शायद नींद में अपनी मामा को पास ना पाकर वैसे ही उठाया था। जी मामा की जान। आनी मामा, आप कहाँ थी? मुझे ब्रश करवाना था और फिर चेंज भी तो। अच्छा मेरे चीते, चलो चलें, अब आपको तैयार करते हैं। पहले मेरी एक बात मानो। वो क्या? वो ये कि भालू, हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें आपका पापा हमें ढूंढेगा और हम बिना बताए कहीं छुप जाएंगे। अगर इसने ढूंढ लिया तो जीत जाएगा, नहीं तो हम विन कर जाएंगे। बताओ खेलोगे? रमल अपना हाथ आगे करती बोली। अंजुब को ये गेम इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए जल्दी से अपना नन्हा हाथ इसके हाथ पर रखकर हाँ में सर हिलाया। रमल जानती थी कि वैसे वो कभी ना जाता और 1000 सवाल कर डालता, इसलिए इसने गेम का कहकर टरखा दिया। इसके दिल में अजीब से एहसासात पैदा होने लगे थे जब एहराज इसके करीब आता। कल रात भी तो वो इसके बहुत करीब था और रमल का दिल अलग लय में धड़कने लगा। इसकी कुर्बत में वो इसके तकर्रुब और तहक्कुम भरे एहसास ने इसको सुन कर दिया। कुछ वो अपनी हालत से बेचैन थी, इसलिए दूर जाना चाह रही थी कि एहराज का ये बदला रूप इसकी सांसों की रवानी को बढ़ा देता। और अब तो सब वाज़े हो चुका था। बदगुमानी के बादल छट चुके थे और वो न जाने अब क्या करता। ये सोच आते ही रमल ने तेज़ होती धड़कनों के साथ सबको देखा। बाबा, हमारी फ़्लाइट बुक करवाएं, एहराज के आने से पहले हमें जाना है। बेटा, आप भूल रही हो कि पहली फ़ुर्सत में वो आपके पीछे पहुंच जाएगा, आलम साहब ने कहा। किसने कहा बड़े पापा? मैं जाऊंगी। मेरे नाम से फ़्लाइट बुक होगी, पर हम वहाँ नहीं जाएंगे। रमल की बात को समझते वो मुस्कुराए कि मतलब इनके बच्चे इनसे दूर नहीं रहेंगे, वो जब चाहें मिल सकते हैं। रमल अंजुब को उठाए सीढ़ियाँ चढ़ गई। अंजुब, उफ़, कितने भारी हो गए। मामा, मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए। इसके बड़ों की तरह बताने पर रमल इसके होंठों को छूती सही से उठाए कमरे में आई और जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी। इनको एहराज के आने से पहले निकलना था। ठीक आधे घंटे बाद दोनों माँ बेटा तैयार सबके साथ नाश्ता करने में मगन थे। इनके जाने से घर उदास होने वाला था, पर वो भी रमल के साथ एहराज को एहसास करवाना चाहते थे। हालांकि इसे एहसास तो रात को ही हो गया था, बस अब वो बस माफ़ी मांग रहा था, पर शायद सब इसे इतनी जल्दी माफ़ करने के लिए तैयार ना थे।
जल्दी से नाश्ता करके रमल सबसे एहराज को ना बताने का प्रॉमिस लेकर सबसे मिली और अंजुम को भी सब बताने से मना किया। अगले 5 मिनट में वो दोनों सबसे मिलकर गाड़ी में बैठे। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ थी। वो दोनों मसला अफराद के साथ मरी के लिए रवाना हो गए कि अगर घर से कोई जाता तो एहराज को शक हो जाना था। आलम साहब मरी कॉल करके इनके आने का बता चुके थे और वहाँ सब कामों में लगे इनके इस्तकबाल के लिए कामों में जुट गए। खान बाबा को कॉल करके इन दोनों के ख्याल रखने की ख़ास तलकीन की थी। इनके जाते ही सब लाउंज में बैठकर इस हुए सारे वाक़ये पर बात करने लगे। अंजब रमल के जाते ही घर सूना सा लग रहा था। दादा जान और दादी जान तो बहुत उदास थे। दिल कर रहा था अभी दोनों के पीछे चले जाएं। इधर एहराज कुछ पेपर्स पर साइन करता दोनों के ख़िलाफ़ FIR कटवा चुका था और ऊपर कॉल भी कर चुका था, जिसके पेश नज़र जल्द ही एक्शन लिया गया और इसको यकीन दहानी करवाई कि वो दोनों सारी उम्र जेल में ही सड़ते रहेंगे। इनकी गिरफ़्तारी का सुनकर सना के घर वाले भी वहीं मौजूद थे। जब SP ने इनकी बेटी के जुर्म बताए तो वो लोग भी शर्मिंदा हो गए। साहिल के बाप ने अच्छे से अच्छा वकील हायर किया, पर इजहार गिलानी ने सबको रोक दिया कि इसने एक कीमती जान ली और ना जाने कितनी ज़िंदगियां ख़राब करने की कोशिश की, बरसों की दोस्ती को रोंद डाला। इसके बाप ने बहुत हाथ पांव मारे, पर इजहार गिलानी ने अपने बेटे और बीवी को आईना दिखाया। वो जो कल बेटे को सही कह रही थी, आज इसकी हरकतों पर आंसू बहा रही थी। आज इन्हें अपने ससुर की सारी बातें सही लग रही थी। वो चाहे जितना भी बड़ा वकील हायर करते, एहराज इसे छोड़ने वाला नहीं था। सारे सबूत इनके ख़िलाफ़ थे। साहिल को सज़ा मिलनी थी, हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी कमी वाक़या हो जाती। इन 2 दिनों में साहिल को किए हर बुरे काम याद आए और वो ख़ुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं था। इसको दादा जान का रोकना, ठीक हो जाना, बुरी सोहबत से बचने के लिए डांटना, सब याद आया तो रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। इसने जो किया वो इसको सज़ा मिली, हमेशा के लिए माजूर हो गया और अब सारी उम्र जेल में कटने वाली थी। इसे कोई खौफ नहीं था, वो जानता था ये इसके किए की अमल की सज़ा है। तो दूसरी तरफ सना के घर वाले बेटी की हरकतों पर कोस रहे थे। वो गरीब थे, कहाँ खानज़ादा का मुकाबला कर सकते थे, वो भी तब जब सारा कसूर इनकी बेटी का था। वो लोग सारी वीडियो और बातें सुन चुके थे, इसलिए खामोशी से इसको मिलकर चले गए हैं। जहाँ वो नीम पागल सी हुई एहराज सिर्फ मेरा है बुड़बुड़ा रही थी। 2 दिनों बाद इनको अदालत में पेश किया जाना था। वो जानते थे कि इनको सज़ा ही मिलनी है, तभी अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए आंसू बहा रहे थे कि यहाँ सज़ा मिल जाए और आखिरत में तब की पकड़ से बच जाएं। सारी सज़ाएं इस दुनिया में काट कर रब से माफ़ी मांग लें। एहराज SP से मुसाफा करके जल्दी से गाड़ी में बैठा। इसका दिल घबरा रहा था। वो जैसे ही घर आया, इन पर एक नज़र डालकर ऊपर बढ़ गया कि रमल इसे नहीं दिखी। दोनों रूम चेक करने के बाद इसे नहीं दिखी तो इसने हॉस्पिटल कॉल की, पर आगे से कहा गया कि वो ये जॉब छोड़ चुकी हैं। एहराज का सांस फूलने लगा। रमल 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 कहाँ है मामा? एहराज नीचे लाउंज में आया, जहाँ सब बैठे इसको मुसलसल इग्नोर किए हुए थे। हमें क्या पता, आगे से रूखा जवाब आया। क्या मतलब, कहाँ गई है वो? एहराज माथे पर तेवड़ी चढ़ाए बोला। सिर्फ वो नहीं, अंजब भी। दादा जान चाय का कप टेबल पर रखते इत्मीनान से बोलकर एहराज पर सक्तातारी कर गए। मतलब जिस बात का डर था वही हुआ, तभी तो वो भागा भागा घर आया था। इसका दिल बेचैन हो रहा था और वो वहम था जो सच साबित हुआ। रमल इसको छोड़कर जा चुकी थी और साथ इसके बेटे के लिए तरसने के लिए सज़ा में झोंक गई थी। कहाँ? इसको अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। आपकी दस्तरस से बहुत दूर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं जा सकती, आप झूठ बोल रहे हैं। एहराज खुद को तसल्ली देने की खातिर बोला। वो यहाँ नहीं है एहराज, और अब रमल आपके साथ नहीं रहेगी। आप इस रिश्ते को ख़त्म करो ताकि मैं अपनी बेटी की किसी अच्छे इंसान से शादी करवाऊँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया इसने। सुल्तान साहब गुस्से से बोले।
रिहाई वाली बात पर एहराज की आंखें पल में सुर्ख हुईं। इसने हाथ की मुट्ठी बनाकर ख़ुद पर कंट्रोल करना चाहा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा चचा जान, मेरी मौत के बाद ही इसे रिहाई मिलेगी। ये सुनकर ही एहराज सिरे से भड़क उठा था कि न जाने इन लोगों ने इसकी बेटी और बीवी को कहाँ गायब कर दिया है। इसने खुद कहा है एहराज रईस आलम, अब वो आपके साथ रहना नहीं चाहती, ना वापस आएगी। सुल्तान साहब इसके तेवर देखकर दांत पीसते बोले। बाकी सब खामोशी से चचा भतीजे की बरहम कलाम सुन रहे थे। अगर ये सच है तो मैं अपने दायरे से इसे कभी निकलने नहीं दूंगा, और अगर वो मेरी दस्तरस से निकलने के लिए फड़फड़ाएगी तो मैं इसके पर काट दूंगा, पर अपने होते हुए इसे खुद से अलग नहीं करूंगा चचा जान। एहराज अपने चचा के सामने आते बोलता कोई जुनूनी लग रहा था। और हाँ, एक बात और, वो जाते जाते पलटा, आप सब ने जितना छुपाना है छुपा लें, एहराज रईस आलम ढूंढ कर रहेगा। आप जितना छुपाने की कोशिश करेंगे इतना मेरा जुनून बढ़ता जाएगा, और फिर आपकी नाजुक बेटी के लिए मेरा जुनून बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। आखिर में वो बेबाकी से बोलकर सबको एकदम सटपटाता और सुर्ख होता देखकर निचला लब दांतों में दबाए पलटा। गाड़ी में बैठते ही इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया और ख़तरनाक हद तक संजीदा था कि अब वो रमल पर न जाने इस गुस्ताखी पर क्या जुल्म ढाने वाला था। वो सीधा एयरपोर्ट गया। क्या रमल के नाम से कोई टिकट बुक हुई है? वेट सर। यस सर। कहाँ की? दुबई की। और सर 2 मिनट पहले ही टेक ऑफ कर चुकी है। इसकी बात पर एहराज का दिल डूब गया। इसे रमल की ये हरकत सख्त नागवार गुजरी थी। वो वहाँ से वापस आया, जानता था इसे सज़ा दे रही है खुद से दूर करने की, कि वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा। वो भी जानना चाहता था, पर रुक गया कि अभी थोड़ा खुशी मना ले। अचानक जाकर इससे सवाल करेगा कि बताओ किस से पूछ कर आई। वो ख़राब मौसम के साथ ऑफिस आ गया, जहाँ सुल्तान साहब और आलम साहब पहले ही मौजूद थे। एहराज के मूड से इन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो कहाँ से आ रहा है। एहराज ने ऑफिस आते ही अरसलान अमान को फ़ौरन पहुँचने का कहा। ज़ुबैदा बेगम घर में उदासी देखकर अरीश, शहरी रानिया और सनी को बुला चुकी थी और सारा माजरा इन्हें बताया। वो दोनों भी ये सुनकर हैरान हो गईं और कि इतना कुछ हो गया और इन्हें भनक तक ना पड़ी। इनको भी रमल का फ़ैसला दुरुस्त लगा था कि इन दोनों के लिए यही बेहतर था कि कुछ दिन दूर रहकर कोई पायदार फ़ैसला ले सकें कि बाद में कोई पछतावा ना हो। 15 मिनट बाद वो दोनों एहराज के सामने बैठे थे और सब सुनने के बाद इनकी घूरियाँ थीं और एहराज बैठा पेपरवेट घुमा रहा था। बकोगे तुम कुछ? वो जिच होते बोला। अच्छा हुआ तेरे साथ, भाभी ने बिल्कुल ठीक किया, अरमान ने कहा। अरसलान ने भी हाँ मिलाई। ऐसे नहीं बुलाया तुम दोनों को, बात सुनो मेरी कान खोल कर। एहराज इनको घूर कर देखता चेयर से उठकर विंडो के पास खड़ा हो गया। हाँ जी फरमाएं, सुन रहे हैं हम। तुम दोनों आज शाम की फ़्लाइट से अपनी अपनी बीवियों को लो और इसके पीछे जाओ। मतलब हम क्यों? तुम इसलिए कि वो वहाँ अकेली है, जो बिल्कुल ठीक नहीं, और दूसरी बात तुम सबके साथ इसका मूड अच्छा हो जाएगा और मेरा बेटा भी शहरी सनी को देखकर इंजॉय करेगा। तो खुद क्यों नहीं जाता? मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन खुश हो ले, अपनी मर्ज़ी से जी ले। ये तो वो भी जानती है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहुत अहम मीटिंग है, कुछ ख़ास प्रोजेक्ट हैं, चचा जान और बाबा को नहीं बताया। ये डील मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ, पर अगर रमल को बुरा लगा तो? हम जाएंगे तो वो ये भी जान जाएगी कि तुम्हें भी पता है, और हो सकता है वो वहाँ से भी चली जाए। नहीं जाएगी वो, इनफैक्ट तुम लोग इसको कोई शक नहीं होने दोगे, ख़ासकर मेरे वहाँ पहुँचने तक। तुम इसको यकीन दिलाओगे कि हम अपनी बीवियों के साथ घूमने आए हैं। ओके बॉस। इनकी बातें खिल गईं कि वो एहराज की वजह से चलो कुछ टाइम अपनी बीवियों के साथ स्पेंड करेंगे। यहाँ तो वो पास आने नहीं देती, वहाँ बच कर दिखाएं। इन दोनों को देखकर एहराज ने मुस्कुराहट दबाई। वो जानता था दोनों क्या सोच रहे हैं। एहराज, साहिल और वो सना, इनका किस्सा ख़त्म हो चुका है। 2 दिनों बाद इनको सज़ा सुनाई जाएगी। कितना घटिया निकला वो, शुरू से ही इसकी भाभी पर नज़रें थीं। एहराज को ख्याल आया जब इसने रिमल को किडनैप करवाया था, इसकी आंखें सुर्ख हो गईं।
चल दफ़ा कर इन्हें, अपने किए की सज़ा भुगतेंगे। वो तो बस भाभी को मनाने की सोच। सख्त नाराज़ है वो यार, इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेगी। अगर तू अनजाने में हुई गलती की माफ़ी मांग ले तो हो सकता है इसका दिल नरम पड़ जाए, अमान ने कहा। यार मैं सारी बात बता चुका हूँ और शर्मिंदा भी हूँ, पर शायद वो हक पर है। वो मुझसे दूर रहना चाहती है, पर इस रिश्ते से आज़ादी नहीं मिलेगी। वो दूर रहकर सोच ले, अपने दिलो दिमाग को ठंडा करेगी तो इसे मुझे माफ़ करने में आसानी होगी, पर मुझसे एक पल भी नहीं रहा जाता। जुनून बन गई है वो मेरा, प्यार नहीं करता, जुनून है वो। नशा बनकर सवार हो गई है, इसका जुनून बढ़ता जा रहा है। मैं बेबस हो रहा हूँ। एहराज ग्लास विंडो से नीचे भागती ज़िंदगी को देखकर एक ज़ोरदार मुक्का मारकर बेबसी से बोला, रिलैक्स कर, सब ठीक हो जाएगा। अरसलान और अमान ने इसकी पीठ थपथपाई। दोनों को एहराज के लिए बुरा लग रहा था कि इनके दोस्त को न जाने कब खुशियाँ में नसीब होंगी। पहले मनाल का दुख था और अब जब रमल से मोहब्बत हुई तो वो भी बिना इसको समझे इसे छोड़कर चली गई और अब रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। अमान अरसलान अपनी बीवियों बच्चों के साथ शाम को ही दुबई की फ़्लाइट से यहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ आकर इन्हें पता चला कि रमल और अंजब तो इधर आए ही नहीं। ज़ुबैदा बेगम ने दोनों को ये नहीं बताया था कि रमल पाकिस्तान है कि वो अपने शोहरों को बता देती और फिर वहाँ से एहराज को पता चल जाता। वो हैरान थे, हो सकता है रमल ने होटल में कोई कमरा लिया हो। अरीश ने कहा कि दुबई में जो इनका फ्लैट था, जहाँ अक्सर वो लोग आकर ठहरते थे, इन्हें 100% यकीन था कि रमल इधर ही होगी, पर यह इन्हें बिल्कुल खाली लगा। फिर कल सुबह इसको ढूंढने का सोचकर दोनों कपल अपने अपने बच्चों को लेकर कमरे में चले गए कि कुछ देर आराम करें, फिर मिलकर खाना खाने बाहर जाएंगे। 2 दिन हो गए थे, एहराज को चैन नहीं मिल रहा था। इसने ख़ुद को मुकम्मल मसरूफ़ रखा होता था, ना ही ठीक से खाना खा रहा था, ना सो रहा था, ना घर वालों को वक्त दे पा रहा था। ज़ुबैदा बेगम अपने जवान बेटे को रमल के लिए यूं परेशान देखकर अंदर ही अंदर कट रही थी। एहराज के चेहरे पर सर्द मेहरी छाई थी। इसने घर वालों से बात करने की कोशिश की, पर आगे से नो लिफ्ट का बोर्ड लगा था कि अगर अमल ने माफ़ कर दिया तो वो इससे बात करेंगे, नहीं तो नहीं। एहराज ने माफ़ी भी मांगी और बताया भी कि इसने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में इससे हो गया, पर शायद अभी इसको और सज़ा देना चाहते थे। ऊपर से रमल की याद इसको बहुत आ रही थी। इसके जुनून में इजाफ़ा होता जा रहा था। वो रमल के पास जाना चाहता था, पर डर रहा था कि अगर इसने वही बात मुंह से निकाली तो फिर कहीं कुछ कर ना दे, या वो रमल की इजाज़त के बग़ैर इसे अपना बना ले कि अब इससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से ख़ुद पर कंट्रोल किए हुए था। सना और साहिल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। रुखसाना बेगम सुनकर बहुत खुश हुई थी, जिसने इसकी एक बेटी को मारा और दूसरी को भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। वो दोनों अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। एहराज ने घर वालों को मनाने की कोशिश की, पर आगे से कोई खातिर खा जवाब ना पाकर इसने ख़ुद को 2 दिनों में थकाकर हलकान कर लिया था। ज़ुबैदा बेगम ने रमल से वादा किया था, इसलिए वो एहराज को बता ना पाई। एहराज की आज इस्लामाबाद मीटिंग थी। वो प्रोजेक्ट जिस पर वो अकेले काम कर रहा था, जो इसके दादा जान, बाबा और चचा का ख्वाब था, वो ये था कि इस्लामाबाद में वो एक अपना इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, जहाँ सिर्फ गरीब और ज़रूरतमंद अफराद, पसमानदा तबकात के लोग जो इलाज नहीं करवा पाते, वो बिना किसी रुपए के अपना मुफ्त इलाज करवाते और वहाँ की सीनियर इनकी रमल होती। वो आप ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट आया और वहाँ से इस्लामाबाद पहुँचा। इसका मैनेजर भी साथ था। मीटिंग के लिए पे ही सब जमा थे। एहराज के आते ही इसके मैनेजर ने सबको प्रोजेक्ट को हवाले से बनाई स्लाइड पेश की और इनकी वजाहत की। फिर एहराज आया। वो जैसे जैसे बोलता गया, वहाँ एक सकूत छाया रहा। सब गौर से उसको सुन रहे थे। इसके एक एक पॉइंट पर तफसील से बताने पर सब बहुत इम्प्रेस हुए। इसकी मीटिंग कामयाब रही थी। मैनेजर ने इसको मुबारकबाद दी। सब ने बारी बारी मुबारक दी, जिसको एहराज ने खुश होते कबूल किया और फिर रात को बड़े से डिनर का एहतमाम किया गया था। एहराज पहले अपनी बीवी को मनाना चाहता था, फिर घर ये खुशखबरी सुनाना चाहता था।
डिनर के बाद एहराज मरी आ गया। न जाने इसका दिल क्यों बार बार मरी जाने का कर रहा था, इसलिए वो मैनेजर को वापस जाने का कह यहाँ आ गया कि अब इसकी मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी और वो सुबह होते ही अमान अरसलान की ख़बर लेने का इरादा रखता था कि दोनों इसकी कॉल नहीं उठा रहे थे। एहराज ने सोचकर दांत पीसे कि इसने किस काम के लिए भेजा था और वो अपनी बीवियों के साथ ऐश कर रहे थे। रात को तकरीबन 11 बजे वो पहुंचा। ख़ान बाबा तो अपने साहब को देखकर हैरान रह गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ख़ान बाबा? एहराज गाड़ी से निकला कि सामने से ख़ान बाबा दौड़ता हुआ आया। वालेकुम अस्सलाम साहब जी, हम ठीक हैं, आप कैसा है और बड़े साहब का क्या हाल है? सब ठीक हैं ख़ान बाबा, वो ख़ान बाबा के गले मिलता बोला। साहब जी खाना? नहीं ख़ान बाबा, मैं डिनर करके आया हूँ, आराम करूँगा, आप भी आराम करें, सर्दी बहुत है। वो साथ आते ख़ान बाबा के कंधे पर हाथ रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, ये जाने बगैर कि वहाँ दो वजूद इसकी आमद से अनजान मज़े से सो रहे थे। और ना वो जानता था कि जिनके लिए वो पागल हो रहा है वो इसी के कमरे में तशरीफ़ फरमा थे। रम्मल और अंजब एहराज के कमरे में सो रहे थे। लकड़ी से जदीद तरीन तरीके से बना ये वुड हाउस इंतहा का खूबसूरत था। इसमें पूरी फैमिली का अलग अलग कमरा था। बड़ा सा हॉल था, ड्राइंग रूम था, किचन था और ऊपर नीचे कमरे थे। नक्शा सारा मेंशन वाला था, पर यह मेंशन से छोटा था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में आया और बिना लाइट जलाए इसी नीम अंधेरे में आगे बढ़ा और वार्डरोब से अपना एक ड्रेस निकाला जो और वॉशरूम में बंद हो गया। इनकी ज़रूरत की सब चीज़ें यहाँ मौजूद थीं। वो जो यहाँ की शॉपिंग करते इधर ही छोड़ जाते थे। फ्रेश होकर वो ट्राउज़र शर्ट पहने अपने बेड पर गिरा और जल्दी से ब्लैंकेट खींचा कि एकदम चौंका और उठकर खड़ा हुआ जब किसी और वजूद का एहसास हुआ जो पूरी तरह इस पर कब्ज़ा जमाए सो रहा था। एहराज ने धड़कते दिल के साथ आंखें सुखेड़ कर देखा, पर इसे सिवाय ब्लैंकेट के कुछ नज़र न आया। वो आगे बढ़ा और कमरे की लाइट जलाई। फिर पलट कर देखा तो मज़ीद हैरान हुआ कि वो एक नहीं दो वजूद थे। एक कोई छोटा सा बच्चा चिपक कर सो रहा था। एहराज के जहन में भी ना था कि वो रमल और अंजब हैं। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर जैसे ही ब्लैंकेट खींचा हैरान रह गया और फिर खुशी की लहर पूरे वजूद में सरायत कर गई जब आगे से अंजब अपनी मामा के गिर्द हसार बांधे इनके बाजू पर सर रखे आराम से लेटा था और रमल एक बाजू अंजुब के ऊपर रखे एक बाजू पेट पर रखे सोई एहराज के जज्बात को भड़का गई। एहराज को दोनों सोए इतने क्यूट लगे कि इसने बालों में हाथ फेर कर ड्रेसिंग पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया जो वो बाथ लेने से पहले रख कर गया था और फिर करीब आकर दोनों की बहुत सारी पिक्स बना डालें। फिर वो फ़ोन साइड पर रखकर अंजुब के पास आया और इसको बहुत सारा प्यार किया। चैंप बाबा की जान, मामा मिली तो बाबा को छोड़ दिया, हम सुबह आपसे भी हिसाब लेता हूँ। भालू कहीं के, वो इसके गाल पर लब रखकर बाल बिगाड़ते बोला और इसको बाहों में भरकर साथ वाले रूम में ले आया और आराम से लेटाया और फिर इस पर कंबल डाले इसको प्यार करते वापस अपने कमरे में आया। एहराज ने मुड़कर दरवाज़ा लॉक किया और फिर अपनी शर्ट उतारकर सोफ़े पर फेंकी और बेड के सिमट बढ़ा और इस पर से ब्लैंकेट हटाकर खुद साया बनकर इसके वजूद पर छा गया। एहराज ने इसके होंठों को छुआ। रिमल थोड़ा सा कसमसाई। वो इसकी नींद का ख्याल करके पीछे हुआ, इसका गर्दन में पड़ा दुपट्टा निकाल कर साइड पर रखा और इसकी गर्दन पर झुककर जा बजा लबों से छूने लगा। रमल ने कसमसा कर आंखें खोली, थोड़ी सी खोली, पर शदीद नींद में होने की वजह से वो फिर सो गई। एहराज इसकी मासूमियत पर मुस्कुराता, इसकी ब्यूटी बोन पर लब रगड़े और फिर इसकी नींद का ख्याल करके इसका सर अपने सीने पर रखे दोनों के गिर्द ब्लैंकेट लपेट कर ख़ुद भी आंखें मूंद गया कि अब इसे सुकून की नींद मैसर होने वाली थी। इसने सुबह माँ बेटे से निपटने का सोचा था। वो तो अपने घर वालों को दाद दे रहा था कि कैसे उन्होंने इसको कहा जाओ ढूंढो, कि मतलब बच्ची घर छुपाई हुई थी। इसे इन दोनों की कॉल ना उठाने की वजह भी मालूम हो चुकी थी। वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। इसने सोच लिया था कि वो रमल को जल्द अज जल्द मना कर रहेगा।
सुबह रमल की आंख अपने ऊपर भारी बोझ से खुली। इसने मुंदी मुंदी आंखें खोली और समझने की कोशिश करने लगी, पर एकदम से एहराज ने करवट बदली और पूरा इसके ऊपर आता इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। और ये लगा था रमल को ज़ोर का झटका। इसने हरासा होकर अपने ऊपर झुके वजूद को बिना शर्त देखा कि इसका दिल डूब के उभरा। इसने धड़कते दिल से एहराज का साइड फेस देखा तो गंगरा गई। ये यहाँ कैसे? रमल ने इसको अपने ऊपर से हटाना चाहा, पर नाकाम हुई। वो अपनी टांग इस पर रखे, एक हाथ इसकी कमर में डाले, इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए पड़ा था। रमल की आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी कुर्बत से इसमें सनसनाहट सी होने लगी। दिल इसकी कुर्बत पर बहक रहा था। एहराज आप? रमल ने इसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर सरगोशी में पुकारा। आपकी जान। वो इसके जागते ही उठ गया था और इसको तंग करने के लिए किसी पहाड़ की तरह इस पर पड़ा था। एहराज ने सुर्ख खुमार ज़दा निगाहें इसकी तरफ उठाईं। रमल देखकर काम गई। मुझे छोड़कर क्यों आई तुम? वो इसकी फैली आंखों में देखकर इसके रूबरू अपना चेहरा करता बोला। इसको शर्टलेस देखकर रमल की जान आधी हो रही थी। मुझे नहीं रहना आपके साथ। क्यों? आपको नहीं पता? नहीं पता। आप जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ जाऊँगा, पर मुझे नहीं जाना। जान। सरगोशी इस जज्बात से चूर एहराज ने पुकारा था कि सांसें भारी होने लगी। सॉरी जान, वो इसकी कान की लो को लबों में दबाए बोला। रमल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो इसकी बीते रवैये को याद भी नहीं करना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी वो सब इसके सामने आ जाता कि रमल जो फ़ैसला बदलने की कोशिश करती, एहराज के दिए ज़ख़म इसको दूर रहने पर उकसाते। वो भी जानती थी कि एहराज से जो कुछ हुआ, इसे जो दिखाया गया, अगर इसकी जगह कोई और होता तो यही करता, बल्कि इससे भी ज़्यादा करता। दुख इस बात का था कि एहराज तो इसको जानता था। बचपन से सब साथ पले बड़े हुए, एक दूसरे की नेचर से वाकिफ़ थे। अगर इसने रमल को कसूरवार बना ही लिया था तो एक बार बात करता, पूछता तो सही, या इसकी बात का यकीन ही कर लेता। रमल की सिसकी निकली जब एहराज ने चौंक कर इसे देखा और झुककर इसके आंसू अपने लबों से साफ़ किए। मुझे माफ़ नहीं करोगी? नहीं, अपने जुनूनी शोहर को माफ़ कर दो। गलती हो गई जान। मुझे ये बात ही ख़त्म कर रही है कि मैंने बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगाया। 5 साल कोई कम अरसा नहीं है। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। तुम माफ़ करोगी तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। पर यकीन मानो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हुआ। मुझे एक पल सुकून नहीं मिल रहा। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने शादी बदले की खातिर की, पर निकाह के बाद मेरे जज्बात तुम्हारे लिए तब्दील होने लगे। 5 साल बाद मेरा दिल वैसे ही धड़कने लगा। मैं तुम्हारी तरफ माइल होने लगा, पर मुझे भी मनाल की तकलीफ़ याद आ जाती। आखिरी बार मलाल ने तुम्हारा नाम लिया था, तब तक मैं वो वीडियो देख चुका था। मुझे लगा वो यही कहना चाहती है कि तुमने। एहराज की आंखें नम थीं। वो रमल की गर्दन में चेहरा छुपाए इतराफ़ कर रहा था। अपनी गलती पर नादिम था, वो शर्मिंदा था। पर मुझे नहीं रहना आपके साथ, मेरा आखिरी फ़ैसला है ये। रमल अपने आंसू साफ़ करती बोली और इसके सीने पर हाथ रखकर दूर किया। एहराज हैरान रह गया। वो जानता था ये इसकी सज़ा है, पर कैसे रहेगा इसके बिना। हैरान मत हो, आप यही चाहते थे। कल तक तो मुझे छोड़ने वाले थे, आज मोहब्बत हो गई। कल तक नफ़रत जताते थे, आज मोहब्बत है। यही सज़ा है आपकी कि आपको मुझसे मोहब्बत है और मुझे नफ़रत है आपसे। आपके लिए यही बहुत है कि मैं नफ़रत करती हूँ आपसे। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? नहीं, आगे से रूखा जवाब आया। वो इसको खुद पर से परे करती जल्दी से उठ बैठी और जल्दी से उतरकर बाहर निकल गई। एहराज की आंख से आंसू टूटकर तकिए पर गिरा था। वो अब रमल पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अब की बार इसका दिल दुखे या वो मज़ीद बदगुमान हो जाए, पर वो इसे छोड़ दे ऐसा मुमकिन नहीं था।
वो इसकी नाराज़गी तो बर्दाश्त कर सकता था, पर इससे जुदाई नहीं। रमल अंजब के कमरे में आई। वो सो रहा था। रमल ने यहाँ के हॉस्पिटल में ज्वाइन करना था, पर अब इसे ये नामुमकिन लग रहा था कि एहराज ने किसी सूरत यहाँ टिकने नहीं देगा। वो 2 दिन से अंजब के साथ घूम रही थी और अंजब बार बार अपने बाप का पूछता कि पापा हमें कब ढूंढेंगे, जिस पर रमल बहाना बना देती। अंजब, भालू। अंजब ने आंखें खोली और अपनी मामा को देखा। भालू, पापा, आपके पापा ने हमें ढूंढ लिया है। सच्ची? हाँ, जाओ, इस कमरे में है। रमल ने अंजब को उठाया। अंजब बेड से छलांग लगाकर बाहर को भागा। वो अपने बेटे को दूर नहीं करना चाहती थी। अंजब इसका बेटा था, इसका हक था। वो इसकी तरह हरगिज़ नहीं बन सकती थी। 3 दिन तक वो मुसलसल रमल को मनाने की कोशिश करता रहा। बार बार माफ़ी मांगी, पर इसकी एक ही डिमांड थी कि मुझे साथ नहीं रहना। इसने एहराज को यहाँ से जाने का कहा और एहराज इसकी बात मानता अपनी गाड़ी लेकर निकला। इसने फुल स्पीड कर रखी थी। जहन में इसकी बातें गर्दिश कर रही थी कि इसके इतना माफ़ी मांगने के बावजूद इसने माफ़ ना किया। अल्लाह ताला तो एक बार अपने बंदों के आंसू देखकर इसके सच्चे दिल से की तौबा कबूल कर लेता है, पर बंदा के लिए माफ़ करना कितना मुश्किल है। कश्मकश में इसकी गाड़ी सामने से आते ट्रक से टकराई और गाड़ी हचकोले लेती दूर जा गिरी। रमल, जो एहराज के यूं नान जाने पर हैरान थी, इसका दिल घबरा रहा था। वो एहराज के कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर खूबसूरत मंजर देख रही थी जब इसका फ़ोन रिंग हुआ और जो ख़बर इसे मिली, इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसके एक्सीडेंट का सुनकर रमल सुन हो गई। इसको अपना आप ख़त्म होता महसूस हुआ और इसी पल इसने दिल की बात को कबूल कर लिया कि वो एहराज को चाहने लगी है, इसको मोहब्बत हो गई है। इन 3 दिनों में वो एहराज से कतराई कतराई फिर रही थी, पर वो एक पल इसकी जान ना छोड़ता और जब मुनासिब मौका देखता तो माफ़ी मांगता। कभी सॉरी वाले गुब्बारे इसके रूम में रख देता तो कभी फ्लावर्स पर रमल सब कुछ तोड़ मरोड़ कर फेंक देती। अंजू भी अपने पापा के साथ मामा को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर रमल ने ना मानी। आज दोनों बाप बेटे ने इसके किए सरप्राइज़ प्लान किया था और रमल ने वो भी ख़राब कर दिया कि इसने इंतहाई नफ़रत अंगेज़ लहजे में एहराज को ख़ुद से दूर रहने और छूती हरकतों से बाज रहने का कहा और यहाँ से जाने का बोला कि एहराज इसकी बात सुनकर दिल के दर्द को दबाए, अंजुब को प्यार करता इसको मिले बग़ैर वहाँ से निकला था। रमल सब याद करके आंसू बहाने लगी। वो रो रही थी कि इसने एहराज को माफ़ क्यों नहीं किया, जबकि वो नादिम है अपने किए पर। क्यों वो इतनी संगदिल बन गई और अपने मिजाजी खुदा को खुद से दूर रहने का कहा। क्यों वो इसको माफ़ ना कर पाई। और अब जब ये ख़बर सुनी तो दिल टूट गया, वजूद सुन्न हो गया और अब इसको एहसास हो रहा था, जब बंदा होता है तब कदर नहीं होती और जब नहीं रहता तब इंसान इसके लिए रोता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकली थी। अंजब को खान बाबा के पास छोड़ा। कुछ ही घंटों में सारी खानज़ादा फैमिली हॉस्पिटल में जमा थी। अमान, अरसलान, अरीश, रानिया सब लोग वहीं थे। एहराज को काफ़ी चोटें आई थीं। सर पर भी गहरी चोट आई थी। दायां बाजू भी बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। डॉक्टर हैरान थे कि जिस तरह इसका एक्सीडेंट हुआ है बचना मुश्किल था, पर एहराज बच गया था। सब ये सुनकर बहुत खुश हुए थे और एहराज को होश आते बारी बारी मिले थे। सबकी नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो न जाने इनका क्या बनता, आगे वो सोचना भी नहीं चाहते थे। अंजब तो अपने बाप के पास से हिल नहीं रहा था। अमान, अरसलान एहराज के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और रमल बाहर ही बैठी थी। वो एक बार भी एहराज से ना मिली, जबकि इसकी आंखें इसकी मुंतज़िर थीं। रात का आखिरी पहर था जब वो इसके सोने का ख्याल करके कमरे में आई और इसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाए बेआवाज़ रोने लगी। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से हुआ सब। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे मोहब्बत हो गई है आपसे और मैं नहीं चाहती थी आप पर आश्कार हो।
मैं आपको सज़ा देना चाहती थी, पर सज़ा इस सूरत भी मुझे ही मिली। इसलिए आपको जाने का बोला कि मेरा दिल आपकी तरफ खिंच रहा था। अगर मैं ना कहती तो मैं पिघल जाती। मैं ख़ुद की हालत से घबरा रही थी। मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था एहराज, जिस दिन सच पता चला था। बस मैं नाराज़ थी कि आपने मेरी बात नहीं मानी, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब आपके एक्सीडेंट से मैं मानी हूँ। जब आप गाड़ी लेकर निकले तब मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको वापस बुला लूँ और आपके बाजुओं में छुप जाऊँ। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती एहराज। वो सूं सूं करती इसके हाथ को अपने हाथ में थामे बेड पर सर रखे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। एहराज इसके छूने से जाग गया था, पर आंखें बंद किए पड़ा था, और अब ये सुनकर एक खूबसूरत सी मुस्कान ने इसके लबों पर झप दिखलाई। इसका मतलब अगर मेरा एक्सीडेंट ना होता तो तुम कभी एतराफ़ ना करती। एहराज गंभीर सरगोशी में बोला कि रम्मल ने तड़प कर सर उठाया और इसे देखकर लब दांतों में दबा गई। एहराज मुस्कुरा दिया। बहुत चालाक हो। गलत वक्त में एतराफ़ किया है जब मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम्हारे एतराफ़ को मैं तुम्हें ख़ुद में जज़्ब कर लेना चाहता हूँ, पर मेंढकी अच्छे से जानती मेरी कंडीशन। रमल खिलखिला उठी और एहराज के दिल से भारी बोझ उठ गया था। दिल में सुकून था। पास आओ। रमल ने ना में सर हिलाया। आह! एहराज की कराह गूंजी। रमल तड़प कर आगे आई। क्या हुआ एहराज? वो इस पर झुकी परेशानी से बोली कि एहराज ने इसको समझने का मौका दिए बग़ैर इसके लबों को कैद कर लिया। रमल की आंखें फैल गईं। वो इसको दूर भी ना कर सकी और ना हो सकी। खामोशी से अपनी सांसों में उतरती इसकी सांसों को महसूस करती रही। जब एहराज ने बायां हाथ इसकी कमर पर रखा और इसको मज़ीद खुद के करीब किया। कुछ देर बाद एहराज दूर हुआ तो रमल गहरे सांस भरती सर इसके सीने से टिकाए पड़ी थी। बहुत तड़पा लिया है तुमने। एक बार मुझे ठीक होने दो, फिर खबर लूँगा तुम्हारी। रमल शर्म से सुर्ख पड़ गई। जब एहराज ने इसकी जगह बनाकर ख़ुद के साथ लिटा लिया और इसकी महक में सांसें भरता इसके शोल्डर पर लब रखे आंखें मूंद गया। दवाओं का असर था कि एहराज को बार बार नींद आ रही थी। रमल इसके घने बालों में उंगलियां चलाती इसका सर अपने सीने पर रखे पड़ी थी। आज मेंशन में खुशी का समा था। एहराज मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था। रमल और सब घर वालों की देखभाल से वो ठीक था। रमल एहराज के साथ इसके कमरे में रह रही थी। एहराज ने कोई शरारत नहीं की। वो शराफत से रमल के साथ रह रहा था। बस अपने ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था कि फिर इसकी खबर ले। रमल भी एहराज को शराफत में देखकर बिना किसी खौफ से इसकी देखभाल की थी। इसी खुशी में और एहराज ने सब घर वालों को अपने प्रोजेक्ट की खुशखबरी सुनाई तो इसके बाप, दादा जान, चच्चा को इस पर फ़ख्र हुआ। वो सीना चौड़ा करके इसे अपने साथ लगाए खड़े थे। सबको पता था कि रमल ने एहराज को माफ़ कर दिया है। वो सब इनके फ़ैसले पर बहुत खुश थे। बेला और हंटर को भी इनवाइट किया था। इनका भी एक बहुत प्यारा अंग्रेज़ बच्चा था। इसकी और अंजुब की खूब दोस्ती हो गई थी। आज तकरीब रखी गई थी जो बहुत शानदार हुई थी। एहराज ने रमल के लिए न्यू रेड कलर की साड़ी ऑर्डर की थी। रमल ने वो ही साड़ी ज़ेब तन कर रखी थी और साथ डायमंड की ज्वेलरी पहनी थी। अंजब ने अपने बाप की तरह ब्लैक 3 पीस पहना हुआ था। एहराज की बोलती नज़रें रमल को सुर्ख पड़ने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही तकरीब ख़त्म हुई वो जल्दी से अपने रूम में आई कि एहराज के आने से पहले चेंज कर सके। इसे एहराज की नज़रों से घबराहट हो रही थी। इसने अभी ज्वेलरी उतारी ही थी जब एहराज ने इसको पीछे से अपने हसार में लिए खड़ा हुआ। बहुत भाग लिया जान, आज नहीं, नाउ माई टर्न। एहराज ने रमल की गर्दन पर रब रखे और इसके किसी एहतजाज को खातिर में ना लाते इसे बाजुओं में भरा। रमल इसके लम्स से खुद सिमटी और इसकी गर्दन में बाहें डाल दी। वो इसे लिए बेड पर आया और लाइट ऑफ करता इस पर झुकाया।
एहराज, कोई मुज़ाहमत नहीं। एहराज ने इसके लबों को कैद में लिया और शिद्दत से इन पर झुका। इसके जुनून पर रमल तड़प उठी थी। एहराज ने अपनी शर्ट निकाली और इस पर झुक आया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जसारतें बढ़ती जा रही थी और रमल अपना आप इसको सौंपती, इसके सीने में सिमटती जा रही थी। वो रमल के कान के करीब झुका। आज कुछ कहोगी नहीं? इसकी भारी सरगोशी पर रमल ने इसके कंधे को तामा और सरगोशी में बोली, दिल बैठी तुझ पे हार पिया, कर तू भी मुझसे प्यार पिया। इन गलियों में कुछ भूल गई, मैं रोई ज़ारो ज़ार पिया। क्यों महकी महकी शामों से है दिल मेरा बेजार पिया। क्यों चुप चुप गुमसुम रहती हूँ, ये पूछना हमसे यार पिया। हम तुझसे हैं नाराज़ बहुत, ये भूल गए हर पार पिया। एहराज सुनकर आसूदगी से मुस्कुराया। रमल ने इसको माफ़ कर दिया था और एहराज ने तौबा कर ली थी। इससे गलती हुई थी, पर इतनी बड़ी नहीं कि इसे माफ़ ना किया जाता। माफ़ करने वाले को अल्लाह भी पसंद फरमाता है और रमल ने भी माफ़ कर दिया था। पिछले ज़ख्मों को लेकर नहीं बैठी थी। पिछले ज़ख्मों को लेकर बैठे रहो तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसने दरगुजर से काम लिया और अल्लाह की रज़ा के लिए इसे माफ़ कर दिया। एहराज ने भी वादा कर लिया था कि अब वो रमल को कोई दुख नहीं देगा, बल्कि जो इसके साथ सलूक किया इससे बढ़कर प्यार देगा। और आज दोनों मुकम्मल हो चुके थे। वो इसके कान में सरगोशियाँ करता इसकी रूह में उतर चुका था। सुनो, किस्सा सुनाता हूँ, तुम्हें एक सच बताता हूँ। मोहब्बत कब हुई मुझको, तुम्हें आगाज़ चाहत में मेरी गलती बताता हूँ। मैं टूटा दिल लिए एक दिन, मोहब्बत भूल के एक दिन, ये समझा मैं मुकम्मल हूँ। अचानक एक परी चेहरा नज़र के सामने से गुज़रा। मेरी आँखों के रास्ते वो मेरे अंदर कहीं उतरा। मैं कैसे जान लेता कि वो मेरी जान ले लेगी। मुझे इस राह पे चलने पर वो फिर मजबूर कर देगी। ये रास्ते कब के बंद करके मैं तो भूल बैठा था। मोहब्बत के सभी मौसम कहीं पर छोड़ आया था। वो चेहरा एक दिन जाते हुए कुछ इस तरह पलटा। मुझे वो पल ना भूलेगा जहाँ पर जान निकली थी। मोहब्बत लौट के आई, वो रास्ते खुल गए जैसे। फिर इसने एक दिन मुझको बतलाया, ज़िंदगी क्या है। मेरी तकमील की इसने। मोहब्बत समझा के वो समझाने लगी मुझको, ये गलती मत कभी करना। मोहब्बत दर्द है दिल का। वो पगली ये नहीं समझी, मोहब्बत के सभी चेहरे, खुशी के गम के सब लम्हे, इसके नाम पर करके ये गलती कर चुका हूँ मैं। मोहब्बत कर चुका हूँ मैं, मोहब्बत कर चुका हूँ मैं।